मुझे देख पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो ठीक है, ज़रा मुझे जल्दी से बताइए। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पहले तो लाइक रेशियो को 100% करो भाई। लाइक रेशियो कम कैसे है? लाइक रेशियो को एकदम से 100% पार कर दो। मैं तब तक बाकी सभी बच्चों को ज़रा इन्फॉर्म कर दूं कि सेशन स्टार्ट हो गया है। आज कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट इम्पॉर्टेंट 8 मार्क्स का चैप्टर आता है। हाँ जी, आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी बताइए प्लीज़। क्या ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है? पहले लाइक रेशियो को 100% कर दो भाई, जल्दी जल्दी। और एक काम कर दो, अपना नाम और सिटी का नाम ज़रा जल्दी से चैट पे लिख दो। अपना नाम और सिटी का नाम। चलिए जी। प्रिया रांची से हैं, सागर पटना से हैं, जानवी ओझा, मयूरेश मुंबई, प्रथम दिल्ली, सोनीपत से भानु, अर्पिता कोलकाता से, निशान गाजियाबाद से, यम यमतवल यवतमल महाराष्ट्र से, अनीश यवतमल ऐसे बोलते होंगे ना आपके एरिया के नाम को, श्रेया वाराणसी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा, जो एएफएम की लिस्ट है वो इसी, अच्छा वेटेज वाली वो मैं आज शेयर कर देता हूँ यार, मैं रह गई सुबह, सुबह ऑफिस के काम में बिजी हो गए थे, आज कर देंगे, ठीक है ना। जानवी अयोध्या उत्तर प्रदेश से है। यार आज ना बहुत सारा काम होता है, जबकि कहने को न्यू ईयर है, 1 अप्रैल है ना, बट बहुत सारा काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सारे काम में लगे हुए थे सुबह से अभी तक। आज पहली क्लास ले रहे हैं, आज अभी तक कोई सुबह से क्लास नहीं ले पाए। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातचीत नहीं करते हैं। लाइक रेशियो अभी भी 100% पार नहीं हुई है। जाने ये कौन से मुफ्ती बच्चे हैं जो आएंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन लाइक नहीं करेंगे। बेटा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये बुरी आदत है। ये पता है मुफ्ती होने की आदत है कि हम शादी ब्याह में जाएंगे, सगन लेकर नहीं जाएंगे। मुफ्ती होते हैं ना जो खाते पीते और निकल जाते हैं, आपके शादी में आते, फंक्शन में आते, वो बच्चे हैं ये। अभी भी लगभग 1/3 बच्चों ने लाइक रेशियो नहीं बढ़ाई है, जाने क्यों। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। अभी मैं किसी और की चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं सीधा पहले टॉपिक कराऊंगा। ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, 1-1.5 घंटे का चैप्टर है, इसे पहले निपटाएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे बाद में। आज मेरे को लगता है हमारे पास समय बचेगा एंड में बात करने का, ठीक है। जिसने भी कोई भी सवाल पूछना है एंड में पूछ लेना। आइए आज हम पढ़ाई स्टार्ट कर दें। पहले दोस्तों, आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक ना फंडामेंटल चैप्टर है, इसका क्वेश्चन खुद भी आता है, और इनफैक्ट आगे आने वाले कई चैप्टर्स में कॉस्ट शीट यूज भी होती है। तो ऐसा नहीं कि कॉस्ट शीट की इंपॉर्टेंस सिर्फ कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में है, कॉस्ट शीट की इंपॉर्टेंस पूरे कॉस्टिंग के सिलेबस में है, मैं तो यूँ कहता हूँ। आइए ज़रा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पहला सवाल ये पूछते हैं कि फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट क्या कहता है। देखिए फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट मैंने यहाँ पे आपके लिए लॉन्ग फॉर्मेट वाला बनाया है, इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है। इसमें से जो जो चीज़ें नहीं उन्हें गायब कर दो, वो अपने आप शॉर्ट फॉर्मेट हो जाता है। आइए ज़रा जल्दी से मेरे साथ एक बार फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, सुपर क्विक। देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज के अंदर फ्रेट पेड, एक्सपेंसेस पेड बाय यू, यू मतलब बायर, आप यहाँ पे यू कौन हो, बायर, तो बायर ने जो एक्सपेंसेस पे करे, प्लस जीएसटी अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलता हो, ये सब कुछ ऐड हो जाता है, ठीक है जी। अगर आपने कोई रॉ मटेरियल बेचा तो उसे माइनस करना पड़ता है। सर रॉ मटेरियल बेचा, हाँ कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि आपने कच्चा माल बेच दिया होगा, मतलब आपने स्क्रैप नहीं किया, डिफेक्टिव नहीं किया, मतलब बीच में सामान, बनता हुआ सामान नहीं बेचा, कच्चा सामान बेच दिया। अगर आपने कच्चा सामान बेच दिया तो ऊपर ही माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना।
कभी कभी ना जो स्क्रैप सेल की एंट्री होती है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि वो खाली स्क्रैप बेचा है, मतलब बनता हुआ सामान बेचा है, या सिर्फ रॉ मटेरियल को बेच दिया है। अगर रॉ मटेरियल को बेच दिया तो ऊपर ही माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने पैकिंग मटेरियल लिया है जो कि यूज फॉर पैकिंग रॉ मटेरियल, अब देखो बात को ध्यान से समझो। पैकिंग सुनते ही ना हमारे दिमाग में दो वर्ड्स आते हैं, क्योंकि हम इसमें दो जगह पैकिंग पढ़ेंगे। एक जगह पढ़ेंगे प्राइमरी पैकिंग, आगे चल के देखो ये थी प्राइमरी पैकिंग, और एक जगह हम पढ़ेंगे सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग का मतलब होता है जो कि हम नीचे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाती है सेकेंडरी पैकिंग, यहाँ पे इंक्लूडिंग सेकेंडरी पैकिंग। सर ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ना ये जो पैकिंग है ये आउटपुट की पैकिंग है, ये आउटपुट की पैकिंग है। मेरी बात को ना, कहानी को ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल लो, आप साबुन बनाते हो। अब आप साबुन के बिजनेस में देखो, जो सोप बनाने वाली कंपनी होती है, पहले वो सोप के ऊपर एक ट्रांसल्यूसेंट सा पेपर चढ़ाती है। आपने शायद देखा होगा कभी ना कभी कि सोप के ऊपर पहले एक पेपर चढ़ा होता है, उस पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती, उस पर कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा होता, वो सिर्फ पेपर को वो उस सोप की रक्षा करने के लिए होता है। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग का मतलब है पहली पैकिंग जो प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए बनाई जा रही है। फिर आती है सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग का मतलब होता है वो जो मार्केटिंग के लिए बनाई जा रही है। मार्केटिंग के लिए बनाई जा रही है मतलब उसके ऊपर ब्रांड का नाम आता है, कलर्स आते हैं, कोई फोटो आती है, कोई फ्लावर बने हुए आते हैं, ये वो सब कुछ होता है, वो सेकेंडरी पैकिंग है। सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। लेकिन जो प्राइमरी पैकिंग है वो ऊपर आती है। लेकिन इसलिए ना हम याद कर लेते हैं कि पैकिंग दो जगह आ सकती है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन पैकिंग तीसरी जगह भी आ सकती है। अगर वो पैकिंग सिर्फ रॉ मटेरियल की हो, ध्यान दीजिएगा, अगर वो पैकिंग सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की हो, मतलब अगर वो कहता है पैकिंग मटेरियल यूज्ड फॉर पैकिंग रॉ मटेरियल, मतलब ये वो पैकिंग है जो कच्चे माल को संभाल के रखने के लिए जरूरी है, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होती है। आईसीआई अपने खुद के एक आंसर में ये एडजस्टमेंट करके दिखा चुका है पास्ट में, इसलिए मैं इसे इधर पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो अगर आईसीआई ने टफ क्वेश्चन बनाया तो। ठीक है जी, इसमें आप और क्या करते हो, आप इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हो, ध्यान रखिएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड हो जाता है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस हो जाता है, हम आ जाते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे। किस पे आ जाते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये पहला पड़ाव होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से चैट पे वाई सी लिख दीजिए अगर यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है तो ऐसे लिखिए वाई सी। जी हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसी में डायरेक्ट लेबर ऐड होती है, इसी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, इसी में प्राइम कॉस्ट आ जाती है, इसी में हमारी क्या आ जाती है? प्राइम कॉस्ट। ये बात भी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम अटैच कर देते हैं इसी में फैक्ट्री कॉस्ट को, फैक्ट्री ओवरहेड्स को, जिसे प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सॉरी प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऐसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, ठीक है ना। ये ऐड हो जाते हैं। फिर आप आ जाते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट पे। फिर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में आप ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ट्रीट करते हैं। फिर आ जाते हैं आप वर्क्स कॉस्ट पे, जिसे नेट वर्क्स कॉस्ट कहा जाता है, जिसे जिसे फैक्ट्री कॉस्ट कहा जाता है, ये मेन होती है। फिर इसके बाद 5-6 स्पेशल चीज़ें आती हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलप। ये बहुत कम क्वेश्चनों में होती है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये बहुत कम क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन के वो खर्चे जो प्रोडक्शन नेचर के हैं, एडमिन के वो खर्चे जो प्रोडक्शन नेचर के हैं, प्रोडक्शन नेचर के हैं, ठीक है ना। देखो प्रोडक्शन नेचर वाले ऊपर आते हैं, जनरल नेचर वाले नीचे आते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। लेस कर दो अगर रिकवरी ऑफ स्क्रैप सेल कर रहे हो, मतलब सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट कर रहे हो, कोई मिसलेनियस इनकम कर रहे हो, तो वो यहाँ माइनस कर दो। मतलब मेरी बातें को ध्यान से सुनिए, ठीक है जी। बेटा ये सेशन सभी के फायदे के लिए है, सभी के फायदे, मतलब कोई मुझसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये रिवीजन वीडियो सब बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये तो कोर्स की रिवीजन वीडियोस है ना, ये सभी का फायदा करेंगे। प्रणव ध्यान दीजिए। तो आप क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ऐड करो, प्राइमरी पैकिंग को ऐड करो, एडमिन के वो वाले खर्चे ऐड करो बेटा जो प्रोडक्शन नेचर के हैं, जो प्रोडक्शन के नेचर के हैं, ठीक है। सर प्रोडक्शन नेचर जनरल नेचर में क्या फ़र्क है? अभी हम नीचे जाके पढ़ेंगे, मैं इसका भी डिफरेंस पढ़वाऊंगा आपको। फिर इसमें से लेस कर दो, कोई हमने कलेक्ट इनकम कर ली तो वो माइनस कर दो यहाँ पे, अगर हमारे पास कहीं से पैसा आ गया तो वो माइनस कर दो। अब हम आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर से वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग ऐड हो जाता है, क्लोजिंग माइनस हो जाता है। देखो 3 बार ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आता है, एक बार रॉ मटेरियल की जगह पे, एक बार डब्ल्यूआईपी की जगह पे, और एक बार फिनिश गुड्स की जगह पे। यानी हमें 3 बार फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी
और रॉ मटेरियल 3 बार ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना होता है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो ये तो सामान हमने बनाया था, ये तो वो सामान है जो हमने बनाया, ठीक है। ये वो सामान है जो हमने बेचा। एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी टफनेस होती है। एग्जाम्पल लो, हमने 10,000 यूनिट्स बनाए और 10,000 यूनिट्स बनाए 1 लाख रुपीस के, तो यानी हर यूनिट 10 रुपीस का बनाया, मतलब हर यूनिट हमने 10 रुपीस का बनाया। क्या यहां तक की बात समझ आती है आपको मैंने क्या कहा? जी हाँ सर। अब अगर मैं यूं कहूं कि इसमें आप ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करो, मानो आपके पास पुराने 2000 यूनिट्स पड़े हुए थे, तो अब आपके पास टोटल 12,000 यूनिट हो गए, और मानो तब 9 रुपीस का रेट था, तब यानी वो 18,000 के थे पिछले साल। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या कहा जाता है बेटे? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या ये बात भी आपको समझ आ गई? यानी अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों को अटैच करके कहा जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी इतने गुड्स बेचने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। अब वो बिके या नहीं बिके, उतने हम बेच पाए ना बेच पाए वो एक अलग बात है, लेकिन इतने गुड्स बिकने के लिए हमारे पास अवेलेबल है, हम बेच सकते हैं इतने गुड्स को। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? जी। अब इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस कर दो जो बिक नहीं पाए। मान लो कि 3,000 गुड्स नहीं बिक पाए, 3,000 गुड्स नहीं बिक पाए, तो उनकी कॉस्ट को जब आप माइनस कर दोगे तो आपको ये पता लगेगा कि कितनी गुड्स आपने बेच दी हैं, कितनी कीमत वाले गुड्स आपने बेच दिए हैं। यानी कुल मिलाकर 9,000 यूनिट्स आपने सेल कर दिए हैं, वो आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो क्या से आ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या यहां तक की बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ठीक है जी, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। सेलिंग, इसके बाद आप एडमिन के खर्चे को ऐड कर देते हैं, जनरल नेचर वाले। सेलिंग के खर्चे को ऐड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। एक बात ध्यान रखनी है, ये जो खर्चे होंगे ना, ये ऑन सोल्ड यूनिट बेसिस होंगे, सोल्ड यूनिट्स के बेसिस पे। मतलब अगर मान लो ये खर्चे दिए हुए, जैसे सोचो क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग का खर्चा है 5 रुपए पर यूनिट, मान लो सेलिंग का खर्चा है 5 रुपए पर यूनिट, तो वो 5 रुपीज किससे इंटू करूं? 5 रुपीज क्या मैं 10,000 से इंटू करूं जितनी प्रोडक्शन की है, या 5,000 को 9,000 से इंटू करूं जितने मैंने सेल किए हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे, सभी लोग बताओ कि मैं 5 को किससे इंटू करूं? मैं 5 को 10,000 से इंटू करूं या 5 को 9,000 से इंटू करूं? आपने मुझे ये बताना है क्विकली, आपने मुझे ये बताना है कि मैं 5,000 को किससे इंटू करूं, बताइए जी। आपने कहा 9,000 से, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि हमें इसे 9,000 से इंटू करना चाहिए। क्यों 9,000 से इंटू करना चाहिए? क्योंकि जब हम इसे 9,000 से इंटू करते हैं तभी हमारे पास करेक्ट आंसर आ पाता है, तभी हमारे पास करेक्ट आंसर आ पाता है। बोलिए, मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? अब ये सेलिंग का खर्चा ऐड हो गया, फिर इसी में डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड हो जाएगा। तो अब हम आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। किस पे आ जाएंगे बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आ जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया। इसी में आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, आपके पास सेल्स आ जाएगी। इसी में आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, आपके पास सेल्स आ जाएगी। मैं आशा करता हूं कि यहां तक की कॉस्ट शीट मेजरली आपको रिकॉल हो गई है, आपके मन में फॉर्मेट क्लियर हो गया है। अब हम फॉर्मेट से आगे कुछ बातें करते हैं। देखो इस चैप्टर में हमें एक बात ध्यान पड़नी रखती है कि भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। जो यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हैं वो कंसेप्ट नंबर 2 में डिस्कस किए गए हैं, वो कंसेप्ट नंबर 2 में डिस्कस किए गए हैं। तो देखिए नीचे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट दे दी है, जो आईसीआई कहता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आपको ये सारे के सारे एक्सपेंसेस एक बार पढ़ लेने चाहिए। मैंने इसमें एक हिंट तो आपको पहले भी दिया हुआ है, ये सेम चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब आप ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ते हो, जब इनफैक्ट जब आप लेबर वाला चैप्टर पढ़ते हो, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसमें मैंने ये लिस्ट आपको पढ़ाई हुई है, दी हुई है। तो ये वो खर्चे होते हैं जो पर पीस डायरेक्टली पता लग सकते हैं। मतलब आप ये कहो कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी वैसे वैसे
उसी रेशियो में ये खर्चे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी उसी रेशियो में ये खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए इन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो डायरेक्टली ट्रेस हो सकते हैं कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट से जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम सामान बनाकर बेच रहे हैं, उसके साथ ये डायरेक्टली पता लग सकते हैं, जैसे पावर एंड फ्यूल का खर्चा, जैसे रॉयल्टी का खर्चा, जैसे स्पेसिफिक, कभी भी वर्ड लिखा होगा ना स्पेसिफिक, तो वो तो आएगा ही आएगा। स्पेसिफिक लिखा हो, डायरेक्टली लिखा हो, कोई ऐसा वर्ड लिखा हो, तो वो तो आना ही आना है, किस में? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड की बात। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री के ऊपर के खर्चे। ठीक है जी, फैक्ट्री के ऊपर के खर्चे। इट इज़ नोन एज वर्क्स, इसी को वर्क्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट वगैरह, सॉरी एडमिन नहीं बोलते, वर्क्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? ये लिस्ट भी आईसीआई की है, मेरी लिस्ट नहीं है बेटे। ठीक है जी। इसमें कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाती है, साथ ही साथ लीज रेंट आ जाता है, रिपेयर के खर्चे, इनडायरेक्ट वेजेस, ड्राइंग, देखो ड्राइंग डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, अगर ये डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग स्पेसिफिक नेचर की थी, मतलब जब हम प्रोडक्ट या सर्विस की डिज़ाइनिंग करा रहे थे, मतलब मुख्य प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करा रहे थे, ये तब के खर्चे थे, तो वो स्पेसिफिक नेचर के थे। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी, यानी आपको दो बार रीड करना पड़ेगा, यानी आपको इसे रीड ट्वाइस कर लेना चाहिए, इसे भी रीड ट्वाइस कर लेना चाहिए। मतलब ये लिस्ट आपको दो बार पढ़ लेनी चाहिए कि कौन से खर्चे डायरेक्ट हैं, कौन से खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड है। और फैक्ट्री ओवरहेड जो यहाँ लिखे हैं, इसके लिए हमने कंसेप्ट नंबर 3 पढ़ा है, इसके लिए हमने कंसेप्ट नंबर 3 में डिस्कशन किया है। ठीक है। अब आता है कंसेप्ट 4। कंसेप्ट 4 में हम एडमिन के दोनों खर्चों को डिस्कस करेंगे। एडमिन में मैंने कहा ना 2 तरीके के खर्चे होते हैं, देखो इधर लिस्ट में देखो, एडमिन 2 बार आया था। ऊपर आएगा जब एडमिन प्रोडक्शन नेचर का होगा, नीचे आएगा जब एडमिन जनरल नेचर का होगा। सर एडमिन का मतलब क्या होता है? देखो एडमिन का मतलब होता है देखभाल करना, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सुपरवाइज करना, काम देखना कि अच्छा बेटा काम कैसा हो रहा है, अरे ये ठीक से करो, इसे पैकिंग करो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम थी, अब वो प्रिंसिपल मैम पढ़ाती नहीं थी, तो वो मेन काम नहीं करती थी, लेकिन वो एडमिन का काम करती थी, ऊपर वैसे देखने का काम करती थी कि सारे टीचर्स ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना। तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन 2 तरीके का हो सकता है, एक वो जो प्रोडक्शन नेचर का है, जैसे सोचो सुपरवाइजर, अब सुपरवाइजर फैक्ट्री में ही बैठता है, वो फैक्ट्री में बैठ के ही वर्कर को देखता है, अच्छा ठीक से काम करो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसे ऐसे करो, इतनी लेट क्यों आए, ये क्या हुआ। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहा है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर देख रहा है, प्रोडक्शन नेचर का देख रहा है, मुख्य बिजनेस के लिए देख रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो वो भी देखते हैं जो कंपनी के सीईओ होते हैं, जो कंपनी के अकाउंटेंट होते हैं। जैसे आप लोग फ्यूचर में, आप लोग भी जब मान लो कि आप जब सीए बनोगे, तो आप प्रोफेशनल बन जाओगे, आप अच्छी अच्छी जॉब्स करने लगोगे, तो जब आप जॉब टेकअप करोगे तो आप भी तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बैठोगे। आप भी तो एक तरीके से, आप अगर अकाउंटिंग भी कर रहे हो, आप उस डिपार्टमेंट के हिसाब भी रख रहे हो, तो भी तो आप एक एडमिन का काम कर रहे हो। लेकिन आप जनरल नेचर की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप प्रोडक्शन नेचर की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। आपको ये नहीं पता कि आउटपुट कैसे हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, आपको ये सब नहीं पता। तो आपके खर्चे जनरल नेचर के हैं। जो ऑफिस में बैठते हैं, जो पक्के वाले ऑफिस में बैठते हैं, जो फैक्ट्री में बैठते हैं, वो एडमिन प्रोडक्शन नेचर की होती है। ध्यान रखना, प्रोडक्शन नेचर की एडमिन है तो वो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स के अकॉर्डिंग चलेगी, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ तक के सारे जो खर्चे हैं ना, ये ऑन प्रोड्यूस्ड यूनिट्स होंगे। ये सेलिंग वेलिंग के खर्चे सोल्ड यूनिट पे होते हैं, बाकी ऊपर वाले सारे खर्चे प्रोड्यूस्ड यूनिट्स पे होते हैं। ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं एडमिन की, ये कंसेप्ट नंबर 3 में हम डिस्कस नहीं, कंसेप्ट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं बोलूं प्रोडक्शन नेचर का एडमिन, तो वो है जैसे सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, जो फैक्ट्री में बैठे हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं जनरल नेचर की, तो ये वो है जो रिलेटेड टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर, वो जो कि ऑफिस में लगा हुआ है। ये वो देखो, ये वो वाला है जो कॉर्पोरेट ऑफिस में लगा हुआ है, ये फैक्ट्री में नहीं लगा हुआ, ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में लगा हुआ है। जैसे एग्जांपल लो, एसी लगा हुआ है सीईओ के कमरे में, अब वो किस में आएगा? वो जनरल एडमिन का ओवरहेड है, जनरल एडमिन है, वो फैक्ट्री में नहीं बैठते, है ना। ऐसे ही सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अकाउंटेंट, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं लेकिन ऑफिस में बैठ के, अकाउंटेंट, सेक्रेटरीज, लॉयर्स। ठीक है जी।
फिर इन्हीं के ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइट एक्सेट्रा। बट ऑफ, इसके साथ आप लिखना चाहो तो लिख लो ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट, ऑफ ऑफिस, ऐसे लिख लो ऑफ ऑफिस, नॉट फैक्ट्री। यानी ये सब ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, नॉट फैक्ट्री। आपको ये बात समझ आ गई कि ये सब व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं, ब्लू कॉलर वाले लोग नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यानी ये सब लोग कौन है, जल्दी बताओ, ये सब लोग कौन है? आप बोलोगे सर ये सब ऑफिस वाले व्हाइट कॉलर वाले जो लोग हैं, ब्लू कॉलर वाले लोग नहीं है। ब्लू कॉलर वाले लोग वो होते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या यहां तक की बातचीत आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया। फिर एक कंसेप्ट है जिसमें ना, एक क्वेश्चन आईसीएआई ने पुराना दिया हुआ है जिसमें एफिशिएंसी और इंक्रीज इन वेज रेट का कंसेप्ट है। उसमें उन्होंने कैसे समझाया है, जरा ध्यान देना। जैसे सोचो पिछले साल वेज रेट थी 26 रुपीज़, मान लो, मैं क्वेश्चन का सिर्फ एक टुकड़ा करा रहा हूँ कि मान लो, ध्यान दीजिए, पिछले साल वेज रेट थी 26 रुपये, ठीक है। लेबर की एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई 4% और वेज रेट बढ़ गई 5%। मतलब लेबर ने काम 4% कम करना स्टार्ट कर दिया। अब वो 4% कम काम करता है, लेकिन उसकी वेज रेट बढ़ गई है 5%, लेकिन उसे पैसे 5% ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि पास्ट ईयर वेज रेट थी 26 रुपये की, ठीक है ना, ये पर पीस थी। तो अब हमें, अगर ये, क्योंकि पर यूनिट दी हुई है ना, देखो आप ये ध्यान से समझना, ये पर यूनिट है, पर यूनिट मतलब ये पर पीस की है। अगर पिछले साल 1 यूनिट बनाने में 26 रुपये लगते थे, तो अब लेबर की एफिशिएंसी 4% रिड्यूस हो गई है, तो आप 26 को 100 - 4% कर दोगे, यानी 26/96% इंटू 100%। तो 100% काम कराने के लिए अब हमें वर्कर को पुरानी वेज रेट पे इतने पैसे देने हैं, पुरानी वेज रेट पे 27 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन अब तो उसकी वेज रेट भी बढ़ गई है, तो आप 27 वाली वेज रेट पे 5% की इंक्रीज कर दोगे, जो उसकी वेज रेट बढ़ गई है, इसलिए अब उसे 28.44 देने पड़ेंगे। यानी वही यूनिट जो पिछले साल 26 रुपीज़ का बनता था, वो अब 28 रुपीज़ का बनेगा, वो अब 28 रुपीज़ का बनेगा। क्या ये बात आपको समझ आई? इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि पिछले साल वो बनाता था 26 रुपये में 1 यूनिट, 26 रुपये में 1 यूनिट, अब उसकी एफिशिएंसी 8% बढ़ गई है, यानी वो अब 8% ज़्यादा आउटपुट करता है। तो हम 26 को डिवाइड बाय 108% करेंगे, इंटू 100% करेंगे, तो यानी अब हम उसे 1 यूनिट के लिए 24 रुपीज़ देने वाले हैं। बट उसकी वेज रेट बढ़ गई है 5%, तो इस कॉस्ट में 5% बढ़ा दो, आपके पास 25.28 आ जाएगा, आपके पास 25.28 आ जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? जल्दी से बताइए, आपको मेरी बात समझ आ गई मैंने क्या कहा? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईसीएआई बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। आपको ऐसा लगता है ना कि आईसीएआई छोटे क्वेश्चन पूछता है, आप ये नवंबर 23 का एग्जाम क्वेश्चन देखो, आपको समझ आ जाएगा आईसीएआई कितने बड़े क्वेश्चन पूछता है। आइए हम ज़रा जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी स्पीड बिल्डअप करते हैं। ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, तो इसे रीजनेबल टाइम में फिनिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने 6-7 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, ज़रूर पढ़ लेना सारे के सारे, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन रखे हैं इस शीट में। देखिए वैल्यू ऑफ द स्टॉक, अब पहले ना एक एक करके हम हिसाब देखते हैं। वो हमें वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, रॉ मटेरियल भी दे रहा है, डब्ल्यूआईपी भी दे रहा है, फिनिश गुड्स भी दे रहा है। आपको ये तीनों की प्लेसमेंट पता है, रॉ मटेरियल सबसे ऊपर ऐड होगा, डब्ल्यूआईपी बीच में ऐड होगा, फिनिश गुड एंड में ऐड होता है। ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको दिखाता हूँ। क्या आप तैयार हो देखने के लिए? देखिए, तो आपने यहाँ पे ओपनिंग रॉ मटेरियल दिखाया, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिखाया, आपने यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिखाया, ऐड किया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस किया, यहाँ पे
ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड किया, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस किया। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई? जो मैंने रेड हाईलाइट किया है जल्दी बता दो, क्या आप सबको रेड हाईलाइटिंग समझ आ गई? अरे बोलो ना, ऐसे बोलो यस वाई सी, यस क्लियर। यू हैव टू रिस्पॉन्ड कि सर आप मेन वाली बातें बताओ। सर देखो ऐसा है, बेसिक फॉर्मेट तो कॉस्ट शीट का बनाना हमें आता है, आप मेन वाली एडजस्टमेंट वाली बातें बताओ जिनमें एडजस्टमेंट्स है। ठीक कह रहे हो आप। सुनो, क्वेश्चन आपको कहता है कि हमने मटेरियल परचेज किया है इतने का, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड, इनवर्ड मतलब सामान को लाने का खर्चा, तो ये भी मटेरियल में ऐड होगा। तो ये दोनों खर्चे यानी 1 और 2 ये ऊपर आएंगे, रॉ मटेरियल में ऐड होंगे। ठीक है जी। अब देखो बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं दिख रहा अभी तक, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा और ऐसा। आइए हम एक काम करते हैं, तो हमने रॉ मटेरियल परचेज भी दिखा दिया, फ्रेट इनवर्ड भी दिखा दिया। ये दोनों एंट्रियां समझ आ गई, 1 और 2। अच्छा जी, और देखते हैं इसमें ना उसने नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जरा ध्यान देना, प्लीज ध्यान से सुनो। सम ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, देखो ये तो फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि जो बनने के बाद खराब हुआ, चलो वो तो बात की बात है। एन अमाउंट ऑफ 1,20,600 वॉज रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप एंड वेस्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग द, ये भी स्क्रैप है, ये भी बात की बात है, तो ये तो नीचे आएगा जो स्क्रैप सेल वगैरह है ना। अब ये देखो, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड, जो सामान आपने खरीदा, जो कच्चा माल आपने खरीदा, माल कौन सा खरीदते हो? कच्चा माल खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, उस रॉ मटेरियल की इंश्योरेंस, तो लाने की इंश्योरेंस है ये कैरिंग कॉस्ट नहीं है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? इज इट क्लियर? जल्दी बोलिए, क्या ये बात आपको समझ आ गई? और एक देखिए, हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट भी परचेजेस पे ही मिलता है, तो इन दोनों को भी ट्रेड कर दो। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट हमारी कॉस्ट में से माइनस होता है, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, आप इस स्टेटमेंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड ऐड कर दो, तो यानी आप इसमें ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। लो जी, 1 2 3 4 समझ आ गया। मैं ऐसे हाईलाइट करके ही दिखा दूं, आपको समझ आ जाएगा? जल्दी से मुझे बता दो, अगर मैं ऐसे हाईलाइट करके दिखा दूं तो आपको समझ आ जाएगा पूरा क्वेश्चन? मतलब मैं लिख के ना कराऊं, चल जाएगा? कैश डिस्काउंट इस स्टेटमेंट में नहीं आता, याद रखिएगा। कैश डिस्काउंट एक तरह से इंटरेस्ट नेचर का होता है, वो कॉस्ट बुक्स में नहीं आता, कैश शीट में, कॉस्ट शीट में नहीं आता। कर लोगे? ठीक है, आइए जी, यहां तक की बातें सारी क्लियर है। देखिए मैं एक बात और समझाना चाहूंगा, इसी फॉर्मेट में देखो, यहीं पे ना कॉस्ट ऑफ सेल के बाद ना आजकल आईसीएआई इंटरेस्ट भी लेने लगा है, इंटरेस्ट कॉस्ट को भी यहां लेने लगा है। पहले इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते थे कॉस्ट में, लेकिन लेटेस्ट आईसीआई की कुछ पब्लिकेशंस में उन्होंने इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया हुआ है। यानी वो कहता है कॉस्ट ऑफ सेल तक तो नहीं लेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में तो नहीं आ रही, कॉस्ट ऑफ सेल में भी नहीं आ रही, उसके बाद इंटरेस्ट अलग से ऐड कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, मतलब प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है, कॉस्ट का खर्चा नहीं है। लेकिन जब सारी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, उसके बाद उसे अलग से ऐड करके दिखा सकते हो। मतलब आप एक बात को समझो, ऐसे कभी कभी आपने एक कहावत सुनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये सुना है आपने? इसका मतलब है कि आपने जो अचीव करना था वो कर भी लिया, और उससे आपको ज़्यादा इंपैक्ट भी नहीं हुआ। उसी तरीके से आपने क्या किया, बाकी सारी कॉस्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग बना दी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, फाइनेंशियल आइटम्स के अकॉर्डिंग नहीं, कॉस्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट शीट बना दी। आपने पूरी कॉस्ट शीट कॉस्ट पे बना दी, आप कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुंच गए, तो कॉस्ट ऑफ सेल में अलग से इंटरेस्ट ऐड करके दिखा दो। समझ गए आप मेरी बात? ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी उसमें अलग से आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो, एंड में कॉस्ट ऑफ सेल के बाद आप दिखा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईसीआई अपनी नई पब्लिकेशंस में वो दिखाने लग गया है। चलिए वापस आइए क्वेश्चन पे, क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर है? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी ऑलरेडी गिवन था, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, करना होता तो मैं एक आधा क्वेश्चन वाला करा दूंगा जिसमें कैलकुलेशन करनी हो। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब वो कहता है कि देखो भाई,
अब ये तो हमारी हो गए डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे। आप पहले बताओ यहाँ तक मटेरियल कॉस्ट तक आपको समझ आ गया? जल्दी बोलो, मटेरियल कॉस्ट तक समझ आ गया? आपने कहा जी हाँ सर। चलिए फिर इससे आगे चलते हैं। हम इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट वेजेस पे। तो ये हो गया हमारा 5वां आइटम, डायरेक्ट वेजेस। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी अभी आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट पढ़ी थी, याद करो। आपने अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ये वाली लिस्ट पढ़ी है। इस लिस्ट में से जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगी, वो सब ऐड होकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेंगी। तो देखो, यानी ये जो पावर एंड फ्यूल है ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, बोलिए हाँ या ना। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग है, स्पेशल ड्राइंग कराइए, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये दोनों मिलाकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। तो ये जो 6 और 7 है ये भी इधर आ जाएंगे। देखो हमें क्या करना होता है, मटेरियल कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तभी तो जाके प्राइम कॉस्ट आएगी। तो प्राइम कॉस्ट से पहले इन दोनों को ऐड करना है। तो आइए, यानी अब हम डायरेक्ट वेजेस को ऐड करते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, जिसमें पावर कॉस्ट भी आ गई और ड्राइंग भी आ गई। यानी हमने कौन कौन सी एंट्री 5, 6, 7 कर दी। तो ये 5वीं एंट्री हो गई, ये 6ठी एंट्री हो गई, ये 7वीं एंट्री हो गई, और इन सभी को ऐड करके हम पहुंच गए प्राइम कॉस्ट पे। जल्दी बताइए, क्या आप सभी प्राइम कॉस्ट पे पहुंच गए मेरे साथ? क्या आप सभी लोग प्राइम कॉस्ट पे ठीक ठाक सलामत पहुंच गए? बताना ज़रा, चिट्ठी लिखना प्राइम कॉस्ट पे पहुंचकर। बताओ, प्राइम कॉस्ट पे पहुंच गए, हाँ या ना? सर बिल्कुल ठीक है, हम सभी लोग प्राइम कॉस्ट पे पहुंच गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमें करने हैं इनडायरेक्ट खर्चे। देखो इनडायरेक्ट खर्चे मतलब फैक्ट्री के खर्चे। अब हमें ये वाला कंसेप्ट पढ़ना चाहिए कि फैक्ट्री के सारे खर्चे जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड है, फैक्ट्री रिलेटेड है, वो सब इधर आएंगे। जनरल नेचर वाले नहीं, जनरल वाले नीचे जाएंगे, जो एडमिन वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, वो सब नीचे जाएंगे। लेकिन ये प्रोडक्शन वाले, फैक्ट्री वाले खर्चे इधर आएंगे। तो देखिए, अब अगर मैं बोलूँ फैक्ट्री वाले खर्चे, तो ये सारे इधर आएंगे। यानी इसमें क्या क्या आ जाएगा? अब आप मुझे बताओ फैक्ट्री के खर्चों में लिस्ट में। तो आप बोलोगे सर फैक्ट्री के खर्चों की लिस्ट में आ जाएंगे रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, 1/5 यूज फॉर ऑफिस। बेटा इसमें से 1/5 ऑफिस है, इसका मतलब इस जो हम फैक्ट्री की बिल्डिंग ले रहे हैं इसमें से 4/5 तो हमारा ये कह सकते हैं हम कि फैक्ट्री नेचर का है ना। ये 4/5 तो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, और जो 1/5 है क्योंकि ये ऑफिस के पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो ये जनरल एडमिन में चला जाएगा। यानी ये जनरल एडमिन में चला जाएगा, ऑफिस के नाम पे चला जाएगा, ठीक है ना। अब मशीनरी, बेटा मशीनरी कहाँ लगी होती है ये बताओ। आप मुझे बताओ कि मशीनरी कहाँ लगी होती है, कोई बताएगा मुझे? देखिए ये एंट्री है हमारी 8वीं एंट्री। पहले रेंट को निपटा कर आता हूँ दोनों पॉइंट्स को, ठीक है ना। रेंट को देखो, तो देखो ऑफिस रेंट को यहाँ दिखाया 4/5 करके, पूरा नहीं दिखाया, 4/5 दिखाया, और बचा हुआ रेंट नीचे दिखाएंगे। तो बचा हुआ रेंट यहाँ दिखा दिया होगा एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर वालों में। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई कि जो रेंट है उसके दो हिस्से करने पड़ेंगे। 4/5 यहाँ आ गया और बचा हुआ 1/5 यहाँ आ गया। 1/5 मतलब बचा हुआ 20%। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब वो कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। बेटा मशीनरी तो फैक्ट्री में ही लगी होती है तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। ठीक है जी, अब कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस। बेटा कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस दे रहा है। देखो डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन जो है वो यहाँ नहीं आएगा, वो एक सेलिंग का खर्चा है। डिलीवरी वैन की डेप्रिसिएशन क्या करती है? डिलीवरी वैन का मतलब है उसमें हम सामान रखते हैं, डिलीवर करते हैं, तो वो तो सेलिंग का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले ओवरहेड में नीचे जाएगा, याद रखना। ठीक है जी, अब वो कहता है कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस। देखो इनडायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट नेचर की होती है, यानी वो फैक्ट्री ओवरहेड नेचर की होती है, तो उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड के नेचर में ले चलो। तो इसे हम 9th एंट्री कह देते हैं, इसे हम 10th एंट्री कह देते हैं। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? जल्दी बताइए, पहले बताओ इतनी बातें आपको समझ आती है मैंने क्या कहा, हाँ या ना? आपने कहा सर यहाँ तक की बातें समझ आती हैं। ये फैक्ट्री ओवरहेड हिस्सा बनेगा, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेगा, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेगा। सर ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, इसलिए इसे अभी नहीं लिया। ठीक है ना, तो पहले एक काम करते हैं 9 और 10 को ठिकाने लगा कर आते हैं। 9 और 10, तो देखो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कर दी, ये हमारी थी 9th एंट्री।
और कंज्यूमेबल्स कर दिया हमने, ये थी हमारी 10th एंट्री। क्या यहां तक की बातें समझ आ रही हैं? ऑर्डर समझ आ रहा है आप सबको? जल्दी बताओ, मजा आ रहा है? अच्छा एक बात तो, क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही कि सर देखो इतना डिटेल में हम नहीं सोचते, जब हम क्वेश्चन करते हैं हम तो धड़ धड़ लिखते चले जाते हैं, हम इतना नहीं सोचते जितना आप सोच रहे हो। बट बेटा सोचना चाहिए, अगर आप नहीं सोचोगे ऐसा बड़ा क्वेश्चन आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। अच्छा कितने बच्चे इस बात को मानते हैं कि हाँ सर जब हम करते हैं तो हम इतना सोच कर नहीं करते, हम तो धड़ लिखने लग जाते हैं, बाद में पता चलता है गलती हो गई या क्या हो गया। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो फास्ट स्पीड की वजह से खराबी कर देते हैं क्वेश्चन में, फास्ट ऐसे लिख दो फास्ट, कि हम इतना नहीं सोचते, हम तो बस लिखते चले जाते हैं। ठीक है जी, आइए जी, देखिए जी, अब वो ये कहता है कि ये सब हो गया। ठीक है जी, एक चीज उसने और बोली है, नीचे पढ़ो। वो कहता है फर्दर सम फिनिश प्रोडक्ट वाज फाउंड डिफेक्टिव एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट वर रेक्टिफाइड। उन्हें हमने ठीक किया, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रेक्टिफाई किया और उसके लिए एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड लगे। ध्यान रखो उसने खुद ही बोला है एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड लगे, तो ये पैसा फैक्ट्री ओवरहेड में लगा है। यानी ये जो एंट्री है ये 11वीं एंट्री है हमारे लिए, एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगा, तो इसे भी ऐड कर दो। तो हमने इसे भी फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर दिया, ये 11वीं एंट्री हो गई हमारी। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब इसके कारण हमारे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ गई, ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ गई, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग WIP ऐड होकर हम फैक्ट्री कॉस्ट पे आ गए। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यानी अगर मैं आपको अपने फॉर्मेट पे लेके जाऊँ तो अभी तक हमने ऊपर से फैक्ट्री कॉस्ट तक हम लोग पहुँच गए हैं। यानी हम पता है कहाँ पहुँच गए हैं, अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुँच गए हैं, मतलब हम यहाँ तक का सारा काम निपटा चुके हैं, इतना पोर्शन निपटा चुके हैं क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पे बैठे हैं फैक्ट्री कॉस्ट पे, जब हम ओपनिंग क्लोजिंग WIP को एडजस्ट कर चुके हैं, ओपनिंग को ऐड क्लोजिंग को माइनस कर चुके हैं, तो हम फैक्ट्री कॉस्ट पे बैठे हैं। यानी अभी हम यहाँ पे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट पे हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? ठीक है, अब देखो क्या आता है, अब ये स्पेशल चीज़ें आती हैं। स्पेशल चीज़ें याद है, क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा, रिसर्च का खर्चा, पैकिंग प्राइमरी, फिर एडमिन अगर प्रोडक्शन नेचर की हो वो आती है, फिर कोई सामान बेचा हो, स्क्रैप बेचा हो, मिसलेनियस इनकम करी हो, वो सब माइनस होती हैं। माइनस क्यों होती हैं? क्योंकि वो सब हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं। बताओ इन्हें माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि दीज आर कॉस्ट रिडक्शंस, दीज आर नॉट कॉस्ट एडिशन, दीज आर कॉस्ट रिडक्शंस। ठीक है जी, तो इन्हें माइनस करते हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। तो चलो इस पड़ाव पे चलते हैं, अब हम इस पड़ाव पे चलते हैं, ठीक है ना। आइए, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, सुनिएगा। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग, ये दोनों के दोनों स्पेशल नेचर में आ जाएंगे। मतलब ये जो मैं स्पेशल 5 चीजें लिखता हूं उसमें आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। और हमने कुछ बेचा भी है, स्क्रैप बेचा भी है, तो ये भी आ जाएगा। तो हमारी 11 एंट्रीज हो गई थी ना, तो ये एंट्री नंबर 12, 13 और 14 एंट्री, 12, 13 एंड 14 एंट्री हो जाएगी। यानी अब आप क्या करोगे, अब आप क्वालिटी कंट्रोल को ऐड करो, 12, 13 एंड 14 इसे माइनस करो। अब आप आ गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी 14, 13 एंड 12, ये तीनों एंट्रियां भी डाल दी आपने। रिडक्शन भी माइनस करेंगे ना, यहाँ माइनस करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन है क्योंकि ये, जैसे आपके घर में भी न्यूज़पेपर आता होगा, वो आप न्यूज़पेपर बेच के, कबाड़ा बेच के पैसा कमाते हो, वो आपकी कमाई नहीं होती, वो आपकी कॉस्ट रिडक्शन होती है। आप उसे मानते हो कि वो मेरी कॉस्ट उतनी कम हो गई है, तो अपनी कॉस्ट में से उसे माइनस कर देते हो, आप उस पैसे को कॉस्ट में से माइनस कर देते हो। क्या ये बात भी आपको समझ आ गई कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आ गए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऐड करो, हम आ गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, COGS पे। अब COGS के बाद क्या आता है, देखो फॉर्मेट को देखो, COGS के बाद क्या आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंच जाते हो, उसके बाद आप एडमिन के जनरल नेचर वाले खर्चों को ऐड करते हो, सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, फिर आप आते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, फिर आप आते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। तो चलो अब हम भी कॉस्ट ऑफ सेल की तरफ चलते हैं। तो देखो ये आ गए, अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं,
देखिए ये आ गए जनरल एडमिन के खर्चे एक्सक्लूडिंग रेंट ऑफ द बिल्डिंग। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इतना प्यार कोई आपको कर सकता है? इतना प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपको हिंट दे दिया कि जो रेंट ऑफ बिल्डिंग है, जो रेंट ऑफ बिल्डिंग है उसका जो 1/5 हिस्सा है वो जनरल एडमिन में जाएगा, ये उसने हिंट दे दिया। हमें तो पता था वैसे, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता होता, मान लो कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा होता, तो उसने यहाँ पे उसे क्लैरिटी दे दी कि देख बेटा जनरल एडमिन का जो खर्चा है वो ये है एक्सक्लूडिंग रेंट ऑफ बिल्डिंग, मतलब इसमें भी रेंट ऑफ बिल्डिंग नहीं आया है, तो यानी इसमें रेंट ऑफ बिल्डिंग ये जो 1/5 आना है ये भी आएगा। समझते हो आप कितना कितना प्यार कर रहा है वो आपसे, कितनी अच्छे से आपका ध्यान रख रहा है। तो ये 15th एंट्री हो गई। सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ ये 16th एंट्री हो गई। पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, देखो ये प्राइमरी पैकिंग नहीं है, प्राइमरी पैकिंग हो चुकी है, ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, मतलब सामान को बाहर भेजने के लिए डब्बों में पैक कर रहे हैं हम। डब्बे समझते हो आप क्या होते हैं? जैसे कभी कभी क्या होता है हम बहुत सारा सामान बनाते हैं तो उन्हें डब्बों में पैक करके भेजा जाता है, तो ये पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन वो वाली हो गई। तो ये जनरल मार्केटिंग स्टाफ हो गया, ये पैकिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गई। मेरी बातें क्लियर हैं आपको? तो 15, 16, 17 आ गया। तो अब हम यहाँ पे ये 3 खर्चे लिख देंगे। देखिए रेंट हम लिख चुके थे, अब ये 15, 16, 17 और डिलीवरी वैन्स भी हमने ऊपर छोड़ी हुई थी वो भी लिख दो। इस सब को ऐड करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। दिस बिकम्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया है, ठीक है जी। वो ये कह रहा है कि हमने पावर एंड फ्यूल को फैक्ट्री ओवरहेड में लिया है, आप उसे चाहते तो ऊपर भी ले सकते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ले सकते थे, तो आपका थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाता, लेकिन तब भी मार्क्स मिल जाते। वो कहता है तब भी मार्क्स मिल जाते। आई होप मज़ा आया होगा एक ही क्वेश्चन पढ़कर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत धीमे पढ़ाकर पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी देने की कोशिश करी है कि आप सारा का सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ पाएँ। ऑलराइट, चलिए इससे आगे पढ़ते हैं नवंबर 23 के क्वेश्चन को। नवंबर 23 देखिए, नवंबर 23 का क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ये एक और क्वेश्चन आया था सिमिलर फॉर्मेट पे, आइए पढ़ते हैं। वो कहता था फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट VD100 ड्यूरिंग, अब देख रहे हो कभी कभी एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं कॉस्ट शीट के, ध्यान से पढ़ना। वो कहता है गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड इतने थे, यूनिट सोल्ड इतने किए, मतलब इतने यूनिट बनाए थे इतने यूनिट बेचे, तो बाकी के क्लोजिंग स्टॉक में होंगे, कोई बात नहीं। वो कहता है देखो डायरेक्ट वेजेस इतनी है, एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड इतने हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना है, ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए वो हर यूनिट के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, और वो कहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 72 रुपीज़ है। अब ये है इंपॉर्टेंट लाइन, 10% ऑफ द प्रोडक्शन हैज बीन स्क्रैप्ड एज बैड एंड फेचेस 45 रुपीज पर यूनिट। मतलब वो ये कहता है कि जब आप प्रोडक्शन करते हो, ध्यान से सुनो, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आपकी 10% आउटपुट वेस्ट हो जाती है और उसे आप 45 के रेट पे बेच देते हो, वो स्क्रैप हो जाती है, स्क्रैप मतलब खराब हो जाती है। यानी इसका अर्थ ये समझो, इमेजिन करो कि अगर हम 100% आउटपुट करते हैं, सोचो ये हमारी 100% आउटपुट थी, तो इसमें से 10% तो हम स्क्रैप कर देते हैं। स्क्रैप, स्क्रैप मतलब फेंकनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है 45 के रेट पे, तो ये तो मेन प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज नॉट द मेन प्रोडक्ट जो महंगे में बिकेगा। तो जो 90% है वो गुड आउटपुट है, जो 90% है वो गुड प्रोडक्शन है। गुड प्रोडक्शन मतलब जिसे हम बेच सकते हैं, जिसे हम बेच सकते हैं वो 90% है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको ये कहता है कि देखो हमने इतने यूनिट प्रोड्यूस करे हैं, 12,600 यूनिट प्रोड्यूस करे हैं, यानी ये गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड है। बोला भी है उसने गुड यूनिट्स, गुड यूनिट्स का मतलब जो सही है, यानी ये 90% ऑफ टोटल आउटपुट है। यानी जो खर्चे हुए होंगे, एक बात बताओ, मैंने बनाने शुरू किए, इमेजिन करो मैंने बनाने शुरू किए 100 समोसे, 100 समोसों में से 10 समोसे खराब हो गए मेरे, तो 90 ही बना पाया हूं पूरे, जो बेचूंगा फिर उसमें से, और कुछ बचे भी होंगे क्लोजिंग स्टॉक में। तो मैंने, लेकिन जो खर्चा किया होगा बेटा वो तो 100 समोसों पे किया होगा ना। भाई मेरी बात को समझो, अगर मैं सामान बना रहा हूं, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और उसमें से मान लो कि कुछ यूनिट खराब हो गए, तो बचे हुए तो यूनिट गुड है, जो बचे हुए यूनिट, मेरी बात को समझो, कुछ खराब हो गए बचे हुए गुड यूनिट है, लेकिन मेरा खर्चा तो पूरे यूनिट्स पे हुआ होगा। मतलब मैंने जो पैसा खर्च किया है, मेरा पैसा तो पूरे यूनिट्स पे खर्च हुआ होगा। बोलो हाँ या ना, क्या मेरी बात आपको समझ आई? मैंने क्या कहा, हमारा पैसा पूरे यूनिट्स पे खर्च हुआ होगा, फुल यूनिट्स पे खर्च हुआ होगा। क्लियर?
कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। तो देखिए, यानी हमारी प्रोडक्शन कितनी है? अगर मैं कहता हूं 12,600 ये है, तो आप मुझे बताओ हमारी टोटल आउटपुट हमने कितनी करने की कोशिश करी होगी? यानी हमने जरूर 14,000 यूनिट बनाने की कोशिश करी होगी, जिसमें से 1400 यूनिट खराब हो गए होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई? यानी हमने 14,000 यूनिट्स बनाने की कोशिश की थी। यानी हमने 14,000 यूनिट बनाने की कोशिश की थी, जिसमें से 1400 यूनिट खराब हो गए। तो बचे कितने? बचे 12,600। बचे कितने? 12,600। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? क्या ये बातें आपको क्लियर है बच्चे? हाँ या ना? क्लियर है? अब सुनिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 80% ऑफ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ द वेजेस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर 54 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। अब वो कहता है देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब देखो, अब तो सिर्फ हमें सीधे सीधे क्वेश्चन करना है, जरा ध्यान से समझना। अब आसान है क्वेश्चन, टफ नहीं है। रॉ मटेरियल 28,000 इंटू 72 लगेगा। सर ऐसा क्यों? देखो, हमने 14,000 आउटपुट बनाई है। 14,000 आउटपुट है, हर आउटपुट पे 2 kg इनपुट लगता है। हर आउटपुट पे 2 kg इनपुट लगता है। तो यानी 14,000 आउटपुट के लिए 2 kg इनपुट लगेगा, और वो भी 72 रुपीज वाला। तो ये इतने का इनपुट लगेगा। ठीक है जी। वेजेस कितने की लगेंगी? वो कहता है वेजेस डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ 8,82,000। तो ये डायरेक्टली पुट कर दो, तो ये टोटल मिलाकर प्राइम कॉस्ट आ गया। अब वो फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ वेजेस है। 80% ऑफ वेजेस, तो इसे 80% ऑफ वेजेस कर दो। यानी ये 80% ऑफ वेजेस है। यानी ये 80% ऑफ 8,82,000 है। 8,82,000 का 80%, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया। अब हम आ गए बेटा फैक्ट्री कॉस्ट पे। किस पे आ गए अब हम? फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमने स्क्रैप बेचा होगा, तो स्क्रैप बेचने की एंट्री डालो। याद है ना, फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह के बाद आती है वो बेचने की एंट्री, स्पेशल जो 5 एंट्री होती हैं। जैसे अब इसमें क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा नहीं है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, इसमें प्राइमरी पैकिंग नहीं है। आप समझ रहे हो? इसमें एडमिन का खर्चा प्रोडक्शन नेचर वाला नहीं है। तो इनमें से कुछ नहीं है चारों में से, लेकिन हाँ स्क्रैप है। स्क्रैप मतलब जो हम बेच रहे हैं वो है, तो वो माइनस होगा। हमने 1400 यूनिट 45 के रेट पे बेचे। ये जो 1400 यूनिट हमने एक्स्ट्रा बना दिए थे या खराब बना दिए थे, इन्हें हमने 45 के रेट पे बेचा है। तो 1400 गुड्स को 45 के रेट पे बेच दिया। अब हम आ गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। इतने की हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब इसमें से हमने कुछ यूनिट नहीं बेचे। अब ये समझना, 1 मिनट रुक जाओ और ध्यान दो, 1 मिनट रुको और ध्यान दो। हमने गुड यूनिट कितने बनाए थे? 12,600। हमने ये, तो ये 12,600 यूनिट्स की कॉस्ट है ये। तो आप मुझे बताओ, अगर इसमें से हमने 12,600 में से बेचे सिर्फ इतने ही हैं, यानी 800 यूनिट क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। यानी 800 क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। समझ आ रहा है आप सबको? यानी 800 गुड्स ऐसे हैं जो क्लोजिंग में बचे हुए हैं और वो फिनिश गुड्स हैं। तो आप इसे कैसे निकालोगे? देखो आपने क्या किया होगा, इधर देखो। आपने ये लिखा होगा कि देखो दोस्त, ये जो 35,40,600 है, ये 12,600 गुड्स है। अब इसमें से 800 गुड्स की कॉस्ट निकाल दो। यानी ये जो खर्चा है, ये 12,600 यूनिट्स का खर्चा है। तो डिवाइड करो तो 1 यूनिट का खर्चा आ गया। अब 1 यूनिट के खर्चे को इंटू 800 कर दो। तो देखो आप इसे करके यही आ रहा होगा। यानी इसी तरीके से हमारे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकलेंगे, और वो माइनस करके हमारे पास सीओजीएस आएगी। और सीओजीएस कितने गुड्स की आएगी? इसमें से मतलब 800 यूनिट्स की कॉस्ट आपने माइनस कर दी, तो 11,800 जितने यूनिट्स हमने बेचे हैं, अब उनकी कॉस्ट आ गई।
ये 11,800 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। ये बात भी आपको क्लियर है मुन्ना? क्लियर है? अब बाकी के खर्चे दिखा देते हैं। अब देखो कहता है कि अरे यार तुमने एडमिन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा पर यूनिट। अच्छा, ये जो पर यूनिट है ये पर यूनिट सोल्ड पे होगा, ये बात याद रखना, ऑन सोल्ड यूनिट्स। ये जो खर्चा है ये सोल्ड यूनिट्स पे लगेगा, बनाए हुए गुड्स पे नहीं लगेगा। बनाए ज्यादा है, बेचे कम है, तो जो बेचे उन्हीं पे सेलिंग कॉस्ट लगती है। सेलिंग कॉस्ट सिर्फ उन्हीं पे लगती है जो यूनिट हमने बनाकर बेचे हैं, बाकी पे थोड़ी ना लगती है। तो ये सिर्फ उन यूनिट्स पे लगेगी जो हमने बेचे हैं। तो अब आप क्या करोगे? देखिए, अब आपने इधर एडमिन का खर्चा भी दिखा दिया, सेलिंग का खर्चा जितने यूनिट बेचे हैं उन पे दिखा दिया, लिख भी दो इधर ऑन सोल्ड यूनिट, यानी ये खाली सोल्ड यूनिट्स के हिसाब से आई है। अब ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। हमें क्या अपनी सेल प्राइस पता है इस क्वेश्चन में? देखिए, द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया था, सेलिंग प्राइस पता है, और ये भी पता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 54 था, मैंने उसे खर्चा मान लिया था, जबकि ये सेलिंग प्राइस है। ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड 11,800 गुड्स पे लग गया, ये सेलिंग प्राइस है, तो ये सोल्ड यूनिट्स पे लगेगा। इससे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आ जाएगी। ये इन्होंने गलत किया, नीचे लिखा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऊपर होकर सेल्स नीचे लिखनी चाहिए थी, मतलब ऐसे आना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ सेल फिर प्रॉफिट फिर सेल, ऐसे लिखना चाहिए था, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। कितने बच्चों को मेरी बातें समझ आ गई? क्वेश्चन छोटा था लेकिन प्यारा था, जल्दी बताओ। क्वेश्चन छोटा था लेकिन प्यारा तो था, अच्छा तो था, सच कह रहा हूं मैं। बोलिए जी हाँ या ना। बहुत बढ़िया। मैं ना सीधा सीधा एक आधा वैसा क्वेश्चन कराना चाहता हूं जिसमें बच्चे फंसेंगे। देखो, मैं अब बेसिक क्वेश्चन ना करा के थोड़ा हायर क्वेश्चन कराना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ थोड़ा भारी क्वेश्चन पढ़ने को तैयार हो? जो जो आईसीआई ने थोड़ा अलग क्वेश्चन बनाया हुआ है। आप मुझे बता दो, दो क्वेश्चंस की चॉइस दे रहा हूं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 स्ट्रेट है, एकदम उनमें कोई पंगा नहीं है। या फिर क्वेश्चन 5 में कराऊं जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मतलब थोड़ा सा आईसीआई ने खेल खेला हुआ है। मैं खुद पर्सनली क्वेश्चन नंबर 5 कराना चाहता हूं जिसमें थोड़ा सोचना पड़े। आप मुझे बता दो, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 या फिर क्वेश्चन 5, ये दोनों ईजी हैं, ये दोनों दो क्वेश्चन हो जाएंगे उतनी देर में जितनी देर में क्वेश्चन 5 अकेला होगा। आप जल्दी बताओ, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 5 अकेला? क्वेश्चन 5 करा दूं डायरेक्टली, जिसमें ऐसे ये हमारी मॉड्यूल हमने अपनी बुक में रखा हुआ है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली जो बच्चे मुझसे पढ़े उन्होंने बुक में क्वेश्चन पढ़ा होगा, बट अभी के लिए समझना तो आपको पड़ेगा ही ना बेटे। बोलिए, इतनी बातें क्लियर हैं आपको? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, चलिए। अब ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, आपकी कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, वो कहता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई आपकी कंपनी एक आउटपुट बनाती है जुलाई के महीने में, ठीक है जी। बोलिए, ये बात आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? A Limited produces a single product X. During the month of July 2023, the company produced 14,560 tons of X. ठीक है। The details for the month of July are this. अब वो कहता है जुलाई के मंथ में ये है। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? आपसे पूछा जा रहा है भाई आपका मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, वो कह रहा है इतना। पहला इस क्वेश्चन के अंदर क्या मांग रहा है पहले ये पढ़ लेते हैं एंड में। वो कहता है जी एक कॉस्ट शीट बनाकर दिखाओ, सिंपल क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट बनाने के लिए कह रहा है। चलिए कॉस्ट शीट बनाते हैं, हम अपने साथ ऑर्डर वाइज चलना स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दे रहा है, तो हम भी सीधा मटेरियल कंज्यूम्ड को एंट्री नंबर 1 में दिखा देंगे।
ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 1। ठीक है जी। अब वो हमें कहता है देखो डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली कंज्यूम्ड आ गया, डायरेक्टली उसने मटेरियल कंज्यूम्ड ही दे दिया और कुछ नहीं दिया, सीधा मटेरियल कंज्यूम दे दिया। बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करो, जब आपको मटेरियल कंज्यूम्ड पता है तो आप मटेरियल कंज्यूम के बाद सीधा लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाओ। ठीक है जी। अब डायरेक्ट लेबर को ढूंढो, डायरेक्ट लेबर कहाँ है, ये रही वेजेस पेड। अब हमने जो वेजेस पे करी हैं और जो हमने ग्रेचुइटी पे करी है, दोनों डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है, ये दोनों डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है। ये अगर हमारे लिए नोट नंबर 1 था तो ये दोनों मिलाकर हमारे लिए नोट नंबर 2 हो गए। तो चलो अब हम इन दोनों को दिखा देते हैं। सर इन दोनों को डायरेक्ट वेजेस में क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि ये दोनों पैसा वर्कर्स को दिया है, जो डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है। ये डायरेक्ट वेजेस आ गई हमारी, ये डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट वेजेस आ गई। अब हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ढूंढना है। ठीक है जी। अब हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ढूंढना है। आइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ढूंढते हैं। तो देखो जो पावर का खर्चा है, पावर कंज्यूम्ड का खर्चा है, जो डीजल का खर्चा है वो भी एक तरह का पावर का ही खर्चा है, जो पावर कंज्यूम्ड का खर्चा है, जो डीजल का खर्चा है, साथ ही साथ जो हमारे पास मशीन है, जो हमने हेम की मशीन ली, देखो हायरिंग चार्जेस पेड फॉर हैवी अर्थ मूविंग मशीन एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, देखो उसने बोला प्रोडक्शन में एंगेज्ड है, एंड हायरिंग चार्जेस पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, जितनी प्रोडक्शन करोगे उसके बेसिस पे पे करना है। ध्यान से पढ़ो, हायरिंग चार्जेस पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, यानी इससे ये पता लगता है कि ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हायरिंग चार्ज देना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हायरिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए नोट नंबर 3 हो गया। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए तीनों, ये तीनों मिलाकर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। आपको लॉजिक समझ आ रहा है? हायरिंग चार्जेस इज पेड ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बेसिस पे जा रहा है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा हायरिंग चार्ज जाएगा। जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा हायरिंग चार्ज जाएगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ ना फिर आपका, सिंपल। तो इन तीनों को थर्ड लिख दो, इन तीनों को आप थर्ड लिख दो। ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे लिए, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इन्हें भी ऐड कर दिया, इसे हायरिंग चार्ज को भी दिखा दिया, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब हमारे पास इन सभी को ऐड करके बेसिकली प्राइम कॉस्ट आ गया। आशा करता हूं कि आपको प्राइम कॉस्ट तक समझ आ गया। लिख दो चैट पे, लिख दो प्राइम, अगर प्राइम कॉस्ट तक समझ आ गया। अमेजॉन प्राइम नहीं, प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी। आपने कहा हाँ सर मुझे प्राइम कॉस्ट तक समझ आ गया सर, मैं बहुत ज़्यादा वीर बच्चा हूँ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब बताओ प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है? फैक्ट्री के ओवरहेड आने चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है ना? तो बताइए फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से हैं? क्या हमारे पास कोई इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड है? देखो अब इस क्वेश्चन में ना अगर आप ध्यान से देखो तो उसने एक तो बोला है हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, जो आपने ऑफिस के लिए गाड़ी यूज़ करी है, ऑफिस के लिए जो गाड़ी यूज़ करी है बेटे वो तो आपकी हो गई, अगर आप ध्यान से सोचो तो वो तो आपके लिए हो गई ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा, यानी जनरल नेचर के एडमिन का खर्चा। ठीक है जी, ये तो ऑफिस का खर्चा था, ये भी फिर ऑफिस का खर्चा होगा, ये भी ऑफिस का ही खर्चा होगा। क्यों सर? क्योंकि उन्हीं गाड़ियों के लिए तो कर रहे हैं। हमने गाड़ी पहले किराए पे ली ऑफिस के लिए, फिर उस पर डीजल भी डलवाया, डीजल के पैसे भी दिए, रिइम्बर्स किए किसी को, और उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से 5% जीएसटी भी दिया, जिसका क्रेडिट भी नहीं मिलता। तो यानी इन दोनों को ऐड करो, उस पर जीएसटी भी दिया हमने 5%। तो ये बेसिकली ये सारे खर्चे हमारे जनरल एडमिन में चले गए, ये सारे खर्चे हमारे जनरल एडमिन के खर्चे हैं। अभी मैंने दिखाई नहीं है, रुक जाओ। मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज, हमारे पास ना कोई वेइंग ब्रिज है, जिस बेटे वेइंग ब्रिज क्या होता है, एक जैसे ना आपने धर्म कांटा सुना है कभी? आप जैसे हाईवे पे जा रहे हो तो कोने पे लिखा होता है धर्म कांटा, वो वेइंग ब्रिज होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे ना पूरा का पूरा ट्रक पहले उस पर खड़ा कर देते हैं खाली, मान लो एग्जाम्पल लो, खाली ट्रक 5,000 किलो का है, चलो 500 किलो का है, मान लो खाली ट्रक 500 किलो का है, फिर उसके अंदर माल भर के दोबारा तोलते हैं, मान लो तब 800 किलो है, तो इससे समझ आ जाता है कि 300 केजी माल है, यानी 300 केजी का सामान भरा हुआ है ट्रक में, ऐसे पता लग जाता है। तो वो वेइंग ब्रिज काम आते हैं, जिन फैक्ट्रियों में सामान आउटपुट वगैरह भेजा जाता है वहाँ वेइंग स्केल काम आते हैं। यूज फॉर वेइंग ऑफ द फाइनल गुड एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, देखो उसने बोला डिस्पैच के टाइम यूज होता है, डिस्पैच के टाइम, डिस्पैच के टाइम मतलब जब गुड्स बाहर जा रहे होते हैं, तो सेल के टाइम यूज होता है। तो ये बेसिकली एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ठीक है ना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरी गुड। एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी, अब हमने अपनी सीसीटीवी लगाए हुए, अब सीसीटीवी कहाँ लगाए हुए? वेइंग ब्रिज पे लगाए हुए, तो वेइंग ब्रिज वाला तो बेटा वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे में ही जाएंगे,
वेइंग ब्रिज के लिए लगे। तो ये जो 6,000 है ये तो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे में जाएंगे, और ये जो 18,000 है ये फैक्ट्री में लगे हुए, ये प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएंगे। सर ये प्रोडक्शन ओवरहेड में क्यों जाएंगे? क्योंकि जो 18,000 फैक्ट्री के ओवरहेड पे फैक्ट्री प्रीमाइसिस पे लगे। अब एक बात हो, हम काम करते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं, हमने अपनी फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे हैं। सीसीटीवी कैमरा से क्या होता है कि हमारे वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हम देख पाते हैं। तो वो तो फैक्ट्री का खर्चा हुआ ना, फैक्ट्री के ओवरहेड हुए वो। ठीक है जी, तो ये आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। बड़ी देर बाद एक खर्चा मिला हमें फैक्ट्री ओवरहेड का 18,000 रुपये, यानी सीसीटीवी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसे हम अभी तक कितने पे, 3 पे पहुंचे, तो मैं इसे 4 लिख देता हूं। तो 4 नंबर में आ गया एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी फॉर फैक्ट्री 18,000। अब ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बीच में और कुछ है नहीं, ना तो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, ना नो ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, वो कुछ नहीं है, तो उसे छोड़ दिया हमने। अब सीधा हम किस पे आ गए, सीधा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों पे आ गए। गाड़ी को किराए पे लिया, उसके डीजल के पैसे दिए, 1,00,000 रुपया हो गया। अब उस पर जीएसटी लगाया, जीएसटी दोनों पे लगेगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में दोनों पे लगता है। ठीक है यार, जितना ही पैसा पे किया पूरे पे जीएसटी लगता है, आधे पे नहीं लग सकता। तो पूरे पे जीएसटी, और क्योंकि उसका क्रेडिट भी नहीं मिल रहा तो वो भी हमारी कॉस्ट हो गई। तो 1,05,000 हमारा ये गाड़ी से रिलेटेड खर्चा हो गया, जो एडमिन का खर्चा है, एडमिन जनरल नेचर वाला। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वेइंग ब्रिज, फिर उसके ऊपर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा, इन्हें भी टोटल कर दिया। ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। ठीक है जी, एक एंट्री रह गई है, वो कह रहा है कि हमने होटल बिल सेल्स मैनेजर को दिया है, सेल्स मैनेजर का बिल भी ऐड हो जाएगा। अब ये सब ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। मैंने इसका एक एमसीक्यू भी बनाकर अपने टेस्ट में डाला हुआ है इसी क्वेश्चन का, आई होप आपको याद होगा। आप में से कुछ बच्चों ने शायद दिया भी होगा क्वेश्चन, किसी ने किया है मेरा एमसीक्यू ट्राई किए हैं आपने, अगर एमसीक्यू ट्राई किए होंगे तो इसी क्वेश्चन को मैंने एमसीक्यू में भी बनाया हुआ है। अच्छा लगा, क्वेश्चन छोटा था लेकिन लॉजिकल था, मजा आया कि नहीं आया? सच बताओ, आप में से कितने बच्चों को लग रहा है कि हाँ सर ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन लॉजिकल है? मतलब लॉजिक तो लगाना पड़ेगा वरना नहीं होगा। है ना, लॉजिकल है, ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फास्ट स्पीड में पढ़ेंगे और इसका ना लॉजिक समझ लो, पढ़ना सीखो। MNP लिमिटेड हैव अ कैपेसिटी ऑफ 84,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एवरी मंथ। वो एवरी होना चाहिए था, वो मुझे लगता है टाइपिस्ट जी ने वेरी मंथ लिख दिया, वो एवरी मंथ था। ठीक है, हमारा कोई कैपेसिटी है कि हम 84,000 यूनिट बना सकते हैं हर महीने, हर महीने। तो इंटू 12 कर दोगे तो एनुअल भी आ जाएगा। इट्स प्राइम कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट पर यूनिट खुद ही दे रहा है, यानी अब आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, प्राइम कॉस्ट सीधा ही दे रहा है। ठीक है जी, आइए जी, अब वो बोल रहा है इतना, देखो अगर आप 10% आउटपुट करोगे तो इतना खर्चा होगा, जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्राइम कॉस्ट कम होता जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने बुक में भी रखा हुआ है, मतलब फिगर्स अलग है डेफिनेटली। अब वो पता है, एंड में एंड पढ़ लो क्वेश्चन का कि वो क्या कहता है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रवरी। हमें 2 महीने की कॉस्ट शीट बनानी है, जनवरी की भी और फेब्रवरी की भी। प्राइम कॉस्ट विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे बता रहे हैं आपको, अलग अलग खर्चे करके बताने हैं। ठीक है जी, और वो कहता है कि जो प्राइम कॉस्ट होती है ना, उस प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 3 होता है, डायरेक्ट वेजेस जो है वो 2 होती हैं, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो 1 होते हैं। मतलब इन खर्चों को 3:2:1 में बांट भी सकते हो, इन खर्चों को 3:2:1 की रेशियो में बांट भी सकते हो। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं जनवरी और फरवरी के लिए क्वेश्चन करो, हमने कहा ठीक है। वो कह रहे हैं जनवरी में हमने 40% कैपेसिटी पे काम किया है। 40% कैपेसिटी का मतलब हमारा खर्चा ये हुआ होगा पर यूनिट, पर यूनिट हमारा इतना खर्चा हुआ होगा फॉर जनवरी। ठीक है, और फरवरी में वो कहता है कि कंपनी ने 100% कैपेसिटी पे काम किया था। तो अगर हमने 100% कैपेसिटी पे काम किया था तो यानी फॉर फरवरी हमारी प्राइम कॉस्ट इतनी आई होगी। लेकिन ये क्वेश्चन जो हमने बुक में रखा है उससे एक स्टेप आगे है, इसने इस क्वेश्चन में काफ़ी गड़बड़ की हुई है।
काफ़ी गड़बड़ की हुई है। सर ये क्या गड़बड़ का मतलब होता है? देखिए गड़बड़ का मतलब ये होता है कि उसने इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं जो अदरवाइज़ नहीं होते। मैं इसे एक बारी वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरे को जहाँ तक ध्यान है ये सितंबर 24 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। एक बारी आप में से किसी बच्चे ने देखा है ये क्वेश्चन सितंबर 24 के एग्ज़ाम में? मैं एक बारी फिर भी वेरीफाई कर लेता हूँ कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात बोलूँ जो बाद में ट्रू ना निकले। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ये सितंबर 24 का क्वेश्चन है। सितंबर 24 बोलना चाह रहा था मैं, शायद मैंने 25 ना बोल दिया हो गलती से। मेरे को जहाँ तक ध्यान है ये सितंबर 24 का क्वेश्चन है। MNP एक बारी स्कैन कर लेते हैं पेपर को। जी हाँ, ये सितंबर 24 का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी। नहीं, मैथ्स एंड स्टडी जो आप कह रहे हो उसका आंसर नो है। तो इसके ऊपर लिख लीजिए कि ये सितंबर 24 के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसके बाद ना फिर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए बुरा नहीं फील होगा। अब आपकी इज्जत बढ़ जाए, आपके मन में इस क्वेश्चन की इज्जत बढ़ जाएगी। अब आप ध्यान से पढ़ोगे कि आपको लगेगा हाँ एग्जाम का क्वेश्चन है तो ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है ना? तो बस यही बोल रहा हूँ मैं कि ये सितंबर 24 के एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है जी। और मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत नहीं है बेटे, बहुत भयंकर मॉडिफिकेशन किया उसने। तो हीरो ना बने, पढ़ाई करें अच्छे से। आइए, उसने ये कहा कि हमारी कंपनी वर्क करती है 40% कैपेसिटी में जनवरी के महीने में, और हमारी कंपनी काम करती है 100% की कैपेसिटी पे फेब्रवरी के मंथ में। ठीक है जी। और वो हमें ये भी बता रहा है कि जनवरी में, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, वो कहता है कि जनवरी के महीने में हमारा जो रॉ मटेरियल परचेज था वो इतने का था, और फेब्रवरी के मंथ में जो रॉ मटेरियल परचेज था वो इतने का था। यानी दोनों मंथ्स में रॉ मटेरियल परचेज दे रहा है। ठीक है जी। बोलिए मेरी बातें यहाँ तक की समझ आ गई मैंने क्या कहा? अब वो कहता है कि इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू 1/3 ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल। हम हर साल, हर बार हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग रॉ मटेरियल रखते हैं 1/3 ऑफ द क्लोजिंग रॉ मटेरियल। जितना भी क्लोजिंग रॉ मटेरियल रखेंगे उसका 1/3 ओपनिंग में रखते हैं। हम हमेशा ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल से 1/3 रखते हैं। तो मतलब मैं यूँ कहूँगा कि ओपनिंग रॉ मटेरियल 1/3 एक्स होगा, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल एक्स होगा। तो इसके बीच में अगर रॉ मटेरियल परचेज आ गया, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस रॉ मटेरियल जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, तो आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। क्या इस फॉर्मूला को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए यूज़ कर सकते हो? और आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है वो इससे पता लग जाएगा। इसके जब आप इसे 3:2:1 की रेशियो में बांटोगे तो उससे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पता लग जाएगा। इसे जब 3:2:1 की रेशियो में बांटोगे तो उससे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया, सुनिए। इन्होंने यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, लेकिन ये आंसर समझाने पड़ेंगे पहले मुझे। पढ़िए, अच्छे से समझिएगा। पहले आप ये बताओ, जनवरी के महीने में आपने कितने यूनिट बनाए? आपने 84,000 का 40% लेवल पे काम किया, यानी आपने इतने यूनिट बनाए। आप बस मुझे येस और नो बताते रहिएगा कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। ठीक है ना? देखिए, क्विकली देखिए मेरी बात। आपने कितने यूनिट बनाए जनवरी के महीने में? 33,600। यहां तक तो सबको बात क्लियर है। अब इतने यूनिट्स के लिए प्राइम कॉस्ट कितनी लगेगी? 44 की, ये बात भी क्लियर है। अब उसको 3:2:1 की रेशियो में बांटो। इस कॉस्ट में से 3/6, 2/6 और 1/6 बांटो, तो 3/6 मटेरियल में जाएगा, 2/6 लेबर में जाएगा, डायरेक्ट लेबर में, और 1/6 डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ये मैं बोल रहा हूं नहीं, क्वेश्चन ने बोला है। देखो क्वेश्चन ने ये बात बोली थी कि जो पहली लाइन में कि जो प्राइम कॉस्ट है वो 3:2:1 की रेशियो में बांट देना, 3:1 की रेशियो में बांट देना, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब 3/6 इसमें से करो। जब आप इसमें से 3/6 करोगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया अब आपके पास, और रॉ मटेरियल परचेज आपको पता है, आपको पता है कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल एक्स है, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल 1/3 ऑफ एक्स है, ओपनिंग रॉ मटेरियल 1/3 ऑफ एक्स है।
मेरी बातों को दोबारा सुनो। हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पता है, जी हाँ। हमें रॉ मटेरियल परचेज गिवन था क्वेश्चन में, जी हाँ। हमें क्लोजिंग स्टॉक अगर एक्स ले लेते हैं तो ओपनिंग स्टॉक उसका 1/3 है। ये मैं कह रहा हूं या क्वेश्चन कह रहा है? अरे क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3, तो 1/3 ऑफ क्लोजिंग हम रखते हैं। तो अब इसके बाद फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बन गई इक्वेशन। अब समझ आ गई? जल्दी से बताओ, यस लिखो, लिखो यस। अगर पूरा यस लिखते हो तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ गई बात। यस लिख दीजिए। यहां तक क्लियर है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन को सॉल्व करते करते आपके पास एक्स आ गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक आ गया जनवरी का। जनवरी का अगर क्लोजिंग आ गया तो जनवरी का ओपनिंग 1/3 होगा, तो जनवरी का ओपनिंग भी आ गया। जल्दी बताओ, जनवरी का ओपनिंग क्लोजिंग समझ आ गया? बढ़िया बात है। अब फेब्रवरी का आसान है। फेब्रवरी आसान क्यों है? क्योंकि फेब्रवरी का ओपनिंग हमें ऑलरेडी पता है। सर आपको ओपनिंग कैसे पता है? भाई एक बात बताओ, जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फेब्रवरी के लिए तो ओपनिंग स्टॉक नहीं बन जाएगा क्या? बेटा जो जनवरी का क्लोजिंग होगा वो फेब्रवरी का ओपनिंग बन जाएगा, और फेब्रवरी का जो ओपनिंग है उससे 3 गुना होगा क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 3 गुना होता है। तो देखो, अब फेब्रवरी में आओ। फेब्रवरी में हमने 100% आउटपुट करी है, तो हमारी आउटपुट है 84,000 और उस पर 32 रुपीज़ की कॉस्ट है, ये प्राइम कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट को 3:2:1 में बांटो, 3/6, 2/6 और 1/6, तो ये 3/6 हो गया। तो इसमें से आप 3/6 करो, ये आपकी मटेरियल कंज्यूम्ड हो गई। मटेरियल परचेज गिवन है, ओपनिंग स्टॉक हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें ओपनिंग पता है, परचेज पता है, और रॉ मटेरियल कंज्यूम पता है, तो क्लोजिंग अपने आप ही आ जाएगा। क्लोजिंग अपने आप ही आ जाएगा। वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसको 3 टाइम्स कर लेते तो भी आ जाता, इसको 3 गुना कर लेते तो भी आ जाता, क्योंकि उसने कहा था ना कि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक पता है 151 200 का, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक इस फॉर्मूला से भी पता लग सकता था। कितने बच्चों को ये जो टफ वाला बात थी, जो बच्चों को टफ लगती थी, ये बात समझ आ गई? ईमानदारी से बताइए, क्लियर है ना? शाबाश, बहुत बढ़िया मुन्ना, कि आपको ये बातें समझ आ गई। बस अब इसके बाद का क्वेश्चन आसान है। अगर मैं इधर ओपनिंग स्टॉक लिख दूं प्लस परचेज लिख दूं माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं तो मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम पे चला गया। अब देखो, लेबर निकालनी तो आसान है, क्यों? क्योंकि वो 2/3 से निकली होगी, 2/6 से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने भी आसान है, क्योंकि वो 1/6 करके निकल आए होंगे, ये तो प्राइम कॉस्ट से निकल आया होगा। और प्राइम कॉस्ट हमें पता ही है ना? इसकी प्राइम कॉस्ट कितनी थी? 84,000 इंटू 100% इंटू 32 ऐसे आई है। इसकी कितने से आई होगी? 84,000 इंटू 40% इंटू 44 रुपीज़, इससे निकली है इसकी प्राइम कॉस्ट। मेरी बातें समझ आ गई? अब आगे की स्टेटमेंट बहुत आसान है, आगे की स्टेटमेंट सिंपल है। उसने खुद ही ये सारी छोटी छोटी बातें करी हुई हैं। जैसे उसने बोला फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस होती हैं, तो जितनी भी डायरेक्ट वेजेस होंगी उसका 60% निकाल दो, तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। इसके बाद आपके पास फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाएगी, फिर आपको एडमिन का खर्चा ऐड करना है। तो देखिए, फिर वो कहता है फिक्स्ड एडमिन का खर्चा एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है कि वो आपकी प्रोडक्शन नेचर के खर्चे हैं, जनरल नेचर के नहीं है, ऊपर आएंगे यानी। एंड द फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, देखो पहले तो एडमिन के फिक्स खर्चे बताओ, 2,01,600, तो 2,01,600 ये एडमिन के फिक्स खर्चे हैं, इन्हें भी ऐड कर लिया, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आ गए। फिर फिक्स सेलिंग के खर्चे दिए हुए उसने, वो कहता है कि देखो इतनी सेलिंग के खर्चे फिक्स्ड है 168, तो 168 सेलिंग के फिक्स खर्चे हैं। फिर वो कहता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी कंपनी सोल्ड 33,600 यूनिट, ये तो हमें पहले ही पता है, ऊपर ही पता लग गया था। एट द रेट ऑफ 68.8, तो 68.8 हमारी सेल्स हो जाएगी एंड में, तो ये जो सेल्स है ये 68.8 से आई होगी, यानी हमने कितने यूनिट बेचे थे? 33,600, तो ये 33,600 इंटू 68.8, द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंटेड टू 1.5, ये 1.5 की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने 1.5 के रेट पे डिस्ट्रीब्यूशन करी होगी,
यहाँ पे 33,600 यूनिट्स के हिसाब से, यहाँ पे 84,000 इंटू 1.5 के हिसाब से। मेरी बातें समझ आ गई? फिर वो कहता है कि हमें कुछ प्राइजेस भी देने हैं। देखिए मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि चलो कुछ प्राइजेस बांटते हैं। देखिए द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी चॉक्स आउट अ प्लान फॉर द मंथ ऑफ February टू सेल इट्स होल आउटपुट एट द रेट ऑफ 61। अब वहाँ पे 61 की प्राइस है, यहाँ पे 61 का प्राइस है, तो यहाँ पे 84,000 इंटू 61 का प्राइस होगा February में, ठीक है ना। कंपनी एक तो टेलीविजन प्रोग्राम ला रही है, इसके लिए 26,250 पर वीक है, और 4 वीक्स होते हैं, मतलब हर संडे और हर संडे 4 संडे हैं February में, तो इंटू 4 कर दो। तो देखो जो आपने स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है टेलीविजन की वो कितनी थी, 26,250 इंटू 4। बेटा 26,250 इंटू 4 करो, यही आ रही है, चेक करो, 26,250 इंटू 4 ये आ जाएगी। फिर वो कहता है कि कंपनी ने हाई टी दी है, प्रोग्राम किया है एवरी मंथ पोटेंशियल कस्टमर के लिए 1,05,000, यानी सब लोगों को चाय पे बुलाया है, खाना नाश्ता वाश्ता खिलाया है इवनिंग का, 1,05,000 रुपये वहाँ लगे हैं। स्पेशल गिफ्ट दिया है 105 रुपये ऑन एवरी सेल ऑफ अ डजन यूनिट। डजन यूनिट मतलब होता है 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट्स पे 105 रुपये। अच्छा एक बात हो, अगर 12 यूनिट्स पे 105 रुपये दिए हैं तो एक यूनिट पे कितने दिए हैं, तो देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी खाली इधर ही करना है। 84,000 को डिवाइड बाय 12 करो तो नंबर ऑफ डजन्स पता लग जाएंगे, और फिर इंटू 105 करो। मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा, यानी पहले आप नंबर ऑफ डजन्स निकालो, ये ध्यान रखना, भूल मत जाना कि पहले आपको डजन्स निकालने चाहिए। ये कैलकुलेशन समझ आ रही है? देखो हमने 84,000 यूनिट बेचे थे, अब 84,000 यूनिट बेचे तो डजन कितने थे, डजन्स, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, डजन आ जाएंगे। अब उन डजन को इंटू 105 कर दो, क्योंकि हर डजन के लिए 105 रुपये दिए, हर डजन के लिए 105 रुपये दिए, तो ये हमारी डजन के हिसाब से कॉस्ट आ गई स्पेशल गिफ्ट की। लकी प्राइस कितना दिया है, लकी प्राइस दिया है एवरी मंथ बाय गिविंग फर्स्ट प्राइज ऑफ 1 लाख, तो फर्स्ट प्राइज है 1 लाख रुपीज़ का, सेकेंड प्राइज है 80, थर्ड प्राइज है 40, फिर इसके बाद आप 80 और 40 को भी ऐड कर दो। फिर वो कहता है कि एंड 4 कॉन्सोलेशन प्राइज ऑफ 8,000 ईच, ईच समझते हो ना, तो 8,000 ईच, तो 8,000 ईच के 4 कॉन्सोलेशन प्राइज भी दिए हैं हमने, तो हमारे टोटल प्राइस जा रहे हैं 252,000 के, तो हमने टोटल प्राइजेस बांटे हैं 252,000 के, ठीक है जी। अब इसके बाद आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सेलिंग कॉस्ट, और ये बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे लगता है कि आनंद आया होगा क्वेश्चन को पढ़ते हुए, ये मेन बात थी इसके अंदर, ये वाली मेन बात आई होप आपको समझ आ गई है, अच्छे से आप कर लोगे अब इसे मैनेज। जल्दी बता दीजिए कितने बच्चों को लगता है कि समझ आ गया है, मैनेज कर लेंगे, ये चैप्टर अब हमारा क्लियर हो गया है, इसे हम पूरा प्रिपेयर करके रखेंगे, अगली क्लास में नए टॉपिक पे मिल लेंगे हम, ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया है, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सबके साथ, अच्छे से पढ़िएगा, कल मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ, मैं नोट्स सुबह सुबह शेयर कर दूंगा। मैं नोट्स एक्चुअली रोज़ तैयार कर रहा हूँ, रोज़ ही साथ साथ भेज रहा हूँ, कुछ कुछ उसमें छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करके, और इसलिए मैं इकट्ठे नहीं दे रहा हूँ, बट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि कोशिश पूरी यही करूँगा कि 10 तारीख तक आपका पूरा कोर्स निपटा दूँ, 10 तारीख तक सारे चैप्टर्स कर दूँ, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। इंटरेस्ट वाला पॉइंट इधर एंड में दिखाया जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल के बाद, इंटरेस्ट वाला पॉइंट कॉस्ट ऑफ सेल के बाद दिखाया जाएगा। अगर इंटरेस्ट का पॉइंट आता है तो आप इस तरीके से दिखाओगे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के बाद उसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, फिर टोटल कॉस्ट लिख दोगे, टोटल कॉस्ट के साथ आप प्रॉफिट लिख दोगे, और फिर सेल लिख दोगे। इस तरीके से आप इंटरेस्ट कॉस्ट को दिखा सकते हो, क्योंकि आजकल आईसीआई इंटरेस्ट कॉस्ट को दिखाता है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल के बाद दिखाता है। मॉडल टेस्ट पेपर बेटा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे ऑलरेडी कवर्ड हैं, उन्होंने सारे कट कॉपी पेस्ट किए अलग अलग पेपरों में से, अलग अलग आरटीपी एमटीपी में से, तो कितना पढ़ लेगा एक बच्चा, मॉडल टेस्ट नहीं कर सकता ना, पहले तैयारी कर ले, अपनी तैयारी तो हो नहीं रही बच्चे की पूरी, ठीक है जी। चलिए आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय। ये प्लीज़ सेशन औरों के साथ शेयर कर देना, बाय बाय।